आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अपराजिता भूषण से, जो जाने माने अभिनेता भारत भूषण की सुपुत्री हैं। इनसे बातचीत कर रही हैं राजुल अशोक। इस बातचीत का पहला भाग। आज है हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, अपराजिता भारत भूषण जी। नाम से ही जाहिर है, एकदम नए अंदाज में जिनका हर रूप दिखा हमें विभिन्न फिल्मों में, साथ ही साथ रामायण नाम के धारावाहिक में। वो अपराजिता भारत भूषण, जो कि एक लेजेंडरी एक्टर भारत भूषण साहब की बेटी हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अपराजिता जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम और हमारे सभी सुनने वालों को अपराजिता का प्रणाम और प्यार। अपराजिता जी, बड़ा सुंदर सा ये नाम है, अपराजिता। किसने रखा ये नाम? ये मेरे पिताजी ने रखा। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं पैदा होने से पहले मेरे पिताजी और मेरी मम्मी सरला जी बातें कर रहे थे, तो मेरी बड़ी बहन एक है, 2 साल मुझसे बड़ी है। तो पिताजी ने कहा कि अगर फिर से लड़की हो तो हम क्या नाम रखेंगे। तो उस वक्त सत्यजीत रे जी की फिल्म आई थी अपराजितो। फिर पिताजी ने कहा कि अगर लड़की होगी तो हम उसका नाम अपराजिता रखेंगे, और इस तरह से मेरा नाम अपराजिता पड़ा। अरे वाह। अपराजिता यानी हर जगह पर विजयी होना, और ये विजय आपने वाकई जहाँ आप स्क्रीन पर आई वहाँ पर भी आपको हासिल हुई। अब आजकल आप जो कर रही हैं उसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए खुद से। मैं ये कहूंगी राजुल कि जब मेरा नाम अपराजिता रखा था मेरे पिताजी ने, तो मैंने बचपन में भी कभी सोचा नहीं था कि ये नाम एक दिन मतलब मेरे लिए सत्य साबित होगा। और जिंदगी के सब चैलेंजेस को फेस करते 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 मैंने ये रियलाइज किया कि ये नाम कितना मेरे लिए अप्रोप्रिएट था। अब मैं फिल्मों को छोड़कर अब मैं मोटिवेशनल स्पीकर हो गई हूँ, मैं राइटर हूँ, और बहुत खुश हूँ कि मैंने जिंदगी के इतने अलग अलग रंग देखे हैं जी। वाह। तो ये नाम जितना प्यारा है उतनी ही प्यारी है आपकी बातें। हम उन बातों के जरिए चलते हैं बचपन की ओर। कुछ याद है बचपन कैसा था? बचपन हमारा बहुत प्यारा था। आज भी वो यादें मेरे लिए इतनी अहमियत रखती हैं, क्योंकि मेरे पिताजी तो सुपरस्टार थे, लेकिन जो बंगले हमने देखे हैं और शान शौकत और वो सब तो देखा है, लेकिन पिताजी का प्यार इतना देखा था हमने, क्योंकि मेरी मदर की डेथ मेरे पैदा होने के वक्त ही हुई थी, सरला जी की। तो पिताजी ने पूरा मदर का प्यार पूरा हम दोनों बहनों को दिया। जब भी शूटिंग नहीं होती थी तो हमें घुमाने ले जाते थे, या फिर हमारे बंगलों में ना वो बड़े बड़े तानपुरे सितार, उनको म्यूजिक का बहुत शौक था राजुल। तो बैठ के हम दोनों बहनों को सिखाते थे और तानपुरा बजाकर, या फिर हमें हिल स्टेशन पे लेके जाते थे घूमने के लिए। मेरे साथ बैठ के पढ़ाई की बातें किया करते थे, या फिर म्यूजिक लगाते थे, गजलें लगाते थे, मुझे सिखाते थे कि मिर्जा गालिब की गजलों का मतलब क्या है। तो मतलब हमने बहुत प्यारे दिन देखे हैं बचपन में उनके साथ। और कुछ खेल भी होते थे? खेल की तरफ ज्यादा नहीं, हमारा ज्यादा मतलब हमारे पिताजी से हमने ये सीखा है कि किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, अच्छी बातें सीखना, संस्कार हमें सिखाते थे। या फिर घर में हमारे प्रोजेक्टर हुआ करते थे, तो फिल्में देखते थे हम लोग। ज्यादा मुझे लगता है लिटरेचर और आर्ट की तरफ हमारा झुकाव था, खेल की तरफ इतना नहीं था। नहीं। अच्छा, तो कभी स्टूडियो में भी गई उनके साथ? जैसे उनकी अगर शूटिंग कोई चल रही है तो कभी गई आप उनके साथ?
बहुत कम, क्योंकि बहुत ही कंजर्वेटिव थे, बहुत ऑर्थोडॉक्स थे और बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो खुद फिल्मों में थे, लेकिन हमें ज्यादा नहीं एनकरेज करते थे, मतलब स्टूडियोज में जाना। लेकिन कभी कभार यस लेके गए हैं वो साथ में, और वहाँ हमारी मुलाकात मीना कुमारी जी के साथ, नूतन जी के साथ, मिन्नी जी के साथ, आशा पारिक जी के साथ, इन सबसे हम मिले हैं। तो लेकिन हाँ जी हाँ, और ये बहुत, मुझे अभी भी ये यादें मेरे लिए बहुत प्यारी हैं। ज्यादातर स्टूडियोज में नहीं लेके जाते थे वो। अपराजिता जी, आपने बताया कि घर में आपका बहुत कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ माहौल था, फिर भी पिता जब भारत भूषण जैसे सितारे हों, घर में वाजिब सी बात है कि बहुत सारे लोग मिलने जुलने आते होंगे, तो कुछ उनसे जुड़ी हुई कोई याद है आपको? बिल्कुल, हमेशा हमारे घर पे शायर आते थे, म्यूजिशियंस आते थे, और कव्वाल आते थे, मतलब वहाँ पे कव्वालियाँ होती थी, मुशायरे होते थे, महफिल होती थी, मुशायरे। जरूर, बहुत, हमेशा संगीत का पूरा प्रोग्राम होता था। हमारे बंगले के गार्डन में वो संगमरमर के चबूतरे बनाए थे, तो मुझे अभी भी याद है कि साहिब लुधियानवी जी, रोशन जी और ये सब आते थे, फिर वहाँ पे पूरा माहौल होता था उनका। साहिर जी का तो बहुत आना जाना रहता था हमारे यहाँ, बहुत दोस्ती थी उन दोनों की, क्योंकि शायद साहिर जी को भी मतलब कविताओं का, क्योंकि वो गीतकार थे, तो इन दोनों में इतनी दोस्ती थी कि साहिर जी ने कहीं पे कहा था कि कभी कभी भारत और मैं बात नहीं करते, बस चुपचाप बैठे रहते, और बोले वो अपना पढ़ते रहते, मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं उनकी लाइब्रेरी में मैंने कई गाने लिखे हैं, और हम तो छोटे थे, कभी कभी पिताजी शूटिंग पे होते थे तब भी साहिर जी आते थे और हमारे साथ खेलते थे, फिर वहीं बैठ के अपने जी और कर अपने सारे गीत लिखते थे। इतनी दोस्ती थी उन दोनों में। क्या बात है। अच्छा, कोई अगर यहाँ पर गाने की गुंजाइश बने तो कौन सा गाना सुनाया जाए? मुझे लगता है बरसात की रात के गाने साहिर जी ने लिखे थे, तो उसमें से वो गाना बहुत अच्छा है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। अच्छा, आपने साहिर साहब का जिक्र किया, उनसे जुड़ी कोई याद है? बिल्कुल, हमारा एक बंगला था सांता क्रूज में, आशा पारिक जी के घर के पास। तो मेरे पिताजी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, पर्सनल लाइब्रेरी। उन्हें किताबों का बहुत शौक था राजू, तो करीब 1 लाख किताबें कम से कम होंगी उसमें। हाँ, बर्नार्ड शॉ से लेके प्रेमचंद, इलिया कजान और मारी कोरेली, हर तरह के ऑथर। तो मुझे अब भी याद है कि हम छोटे थे और साहिर जी के साथ इनकी दोस्ती ऐसी थी कि जब वो शूटिंग पे होते थे और घर पे भी नहीं होते थे, साहिर जी का आना जाना लगा रहता था। और जब वो आते थे तो हम दोनों बहनें उनके पास जाती थी, बैठते थे, फिर वहीं बैठ के साहिर जी अपने गाने लिखते थे, ये सब तो ये हमें याद है, हमारे साथ खेलते थे, बड़ा अच्छा लगता था। क्या बात है। आपने साहित्य का जिक्र किया कि बहुत बड़ा उनकी लाइब्रेरी थी, तो कोई ऐसी किताब याद है जो उन्होंने खास तौर से दी हो आपको पढ़ने के लिए? जी, शुरू में तो जब मैं स्कूल में थी तो मुझे याद है कि जब हम 9th में थे तो उस वक्त होता है ना कि लड़कियां रोमांस पढ़ना शुरू करती है ना। तो मुझे याद है कि पिताजी ने एक दिन मुझसे कहा कि बोले कि तुम्हें अगर अच्छी किताबें पढ़नी है, आओ। लाइब्रेरी में ले गए अपने, और वहाँ पे मारी कुरेली की एक किताब थी, थेल्मा निकाल के दी, पर्ल एस बक की द गुड अर्थ निकाल के दी, थॉमस हारी की किताबें निकाल के दी, और बोले कि इनको पढ़ो, देखो इनमें इतनी रिचनेस है, तुम्हें जिंदगी की पूरा मीनिंग उनमें समझ में आएगा। तो ये किताबें मुझे जरूर याद है, उस वक्त उन्होंने दी थी फिक्शन मुझे पढ़ने के लिए। और एक ऑथर की किताब मुझे बहुत इन्फ्लुएंस कर गई और वो थी अमृता प्रीतम। जब अमृता प्रीतम जी की किताबें मुझे दी, वहां से शायद मैंने लिखना शुरू किया। उनकी पोइट्री से मैं इतनी प्रभावित हो गई कि अभी भी मेरे स्टाइल में कहीं पे शायद अमृता जी की थोड़ी सी झलक मैं देखती हूँ कि है। लेकिन जब मैं बड़ी हो गई तब मुझे याद है कि उन्होंने मुझे परमहंस योगानंद जी की एक किताब दी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, अपने लाइब्रेरी में से, और बोले कि स्पिरिचुअलिटी में ही इज द मास्टर ऑफ मास्टर्स। और वो किताब राजन हमेशा मेरे साथ रही। मैं शूटिंग भी करती थी, पढ़ने का मौका नहीं मिला मुझे, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तब मैं 30 साल की थी, फिर मैंने शूटिंग शुरू की, तो जिम्मेदारियां इतनी थी कि उस किताब को मैं पढ़ नहीं सकी। लेकिन इन 1997 जब मैंने फिल्में छोड़ दी और मैं पूना आ गई, तब मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया।
और उस किताब से मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ी। तो मुझे याद है कि उस किताब का मुझ पर कितना असर हुआ। और ये सभी किताबें आपको भारत भूषण साहब ने दी थी। अच्छा, आपको याद ही होगा उनकी जितनी यादगार फिल्में, उनमें कई फिल्मों में उन्होंने कवि की, शायर की या गायक कलाकार की भूमिकाएं निभाई। मतलब उनका मिजाज भी उसी तरह का था और उसी तरह उसी अंदाज में लोगों से बात भी करते थे, जैसा कि आपने बताया। तो यहाँ पर अगर एक गाना सुना जाए तो कौन सा गाना सुन सकते हैं? सबसे फेवरेट गाना जो मुझे उनका लगता है वो डेफिनेटली है बेजू बावरा का ओ दुनिया के रखवाले। उसमें जो नौशाद जी का म्यूजिक है उसकी तो कोई तुलना नहीं है। और स्पेशली वो जो वर्स है, महल उदास और गलियां सुनी, चुप चुप हैं दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई हैं बहारें। अगर वो बजा दें आप तो। अभी आपने जिक्र किया था कि नूतन जी से भी आपका मिलना हुआ, निम्मी जी से भी बात हुई, तो उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें हों तो वो हमारे साथ साझा करें। जी जरूर। और निम्मी जी को तो मैं भूल नहीं सकती। उनकी तो दक्षिण बाहर में उनका बहुत आना जाना था। और 2 साल पहले अचानक मुझे अलीगढ़ से फोन आया, क्योंकि अलीगढ़ में मेरे पिताजी के बहुत फैंस है, वो वहीं पढ़े लिखे थे ना अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी में। तो वहां से फोन आया कि आप निम्मी जी बात करना चाह रही है। और इतने साल गुजर गए थे, मैं तो इतनी खुश हो गई। फिर वो आई फोन पे और बोली बेटा मुझे पता चला कि तुम पूना में हो। और ये तो मेरे आंखों में तो आंसू आ गए जिस तरह से उन्होंने बात की। मैंने उनसे एक ही बात पूछी, मैं मेरे पिताजी कैसे इंसान थे। तो बोली मैं अब तुम्हें क्या बताऊं, वो इतने प्यारे इंसान थे। और ये वो तो उन्होंने बहुत प्यार से पिताजी की सब यादें हुई थी। और बोले बॉम्बे आओगी तो जरूर मिलना मुझसे। तो ये एक याद मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। निम्मी जी के साथ भारत भूषण साहब की फिल्में आई थी, उनका कोई गाना सुन लिया जाए? दक्षिण बाहर का एक गाना सुन लेते हैं। मैं पिया तेरी तू माने या ना माने, लता जी ने गाया हुआ है, सुनते हैं। अपराजिता जी, मीना कुमारी जी के साथ भी भारत भूषण साहब की फिल्में आई हैं, उनके साथ आपकी कोई याद है? उनके साथ मेरी याद है कि हम लोग जब बांद्रा में रहते थे, कि हम लोग एक बिल्डिंग में रहते थे जहाँ पे हम 10th फ्लोर पे थे और मीना जी 11th फ्लोर पे थी। तब मुझे याद है कि वो मुझे मिली थी और मैं सिर्फ 16-17 साल की थी उस वक्त। तो हम लोग लिफ्ट में जा रहे थे साथ में, तो उनकी बड़ी बहन ने कहा कि ये भारत जी की बेटी है। तो मीना जी ने इतने प्यार से मुझसे बात किया, बोले अच्छा चलो आओ मेरे घर आओ। फिर मैं ऊपर गई, उनके साथ बैठी और उन्होंने बेजू बाबा की कुछ बातें की। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। ये सब पुरानी जो आर्टिस्ट थी, उनके बोलने का अंदाज, उनका बिहेवियर इतना प्यारा था कि मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। अपराजिता जी, इस बीच में कई दफा माँ का जिक्र आया, सरला जी का जिक्र आया, तो आपकी माँ, उनकी कोई याद है आपको? कोई ऐसी खास चीज जो आपको आज भी लगता हो कि ये माँ से मिली या माँ की आदत, कुछ ऐसा है? उनकी मेरे साथ तो कुछ यादें कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब वो मुझे जन्म दे रही थी उसी वक्त वो गुजर गई डिलीवरी में ही। लेकिन उनकी सारी बातें पिताजी हमें बताते थे और उनके बारे में जो भी मैंने सुना वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें सुनी। तो कभी कभी अफसोस होता है कि मैं उनका प्यार मुझे मिला नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बातें उनके बारे में सुनी है। मतलब फिल्म के लोग जो आते जाते थे, उनके हाथ का खाना किस तरह से होता था, वो किस तरह से बैठती थी, प्रीमियर पे जाती थी। फिर मुझे पिताजी बताते थे कि उस वक्त चाइना और इंडिया का वॉर हुआ था ना, तो उन्होंने मेरी माँ के सारे जेवर मतलब दान कर दिए थे। जी मेरे पास अभी भी वो फोटोग्राफ्स रखे हैं, जब मेरे पिताजी ने एक फंक्शन में ये कहा था कि सरला के सारे जेवर चाइना और इंडिया के वॉर में जो हुआ था तो उसमें मैं डोनेट करूंगा। और ट्रक में मैंने सुना है कि बहुत बड़ी रैली हुई थी उस वक्त, तब उन्होंने उनके सारे जेवर वहाँ पे डोनेट किए थे सरला जी के। तो ये सब कुछ है, लेकिन अफसोस जरूर रहेगा कि मैं उनसे कभी मिल नहीं पाई। यहाँ पर कोई गाना अगर हम सुनना चाहें तो कौन सा गाना सुने? मुझे पुरानी गीत तो बहुत पसंद है, उसमें तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, प्यार का मौसम का बजा दीजिए। तुम बिन जाऊं कहाँ, है ना, तुम बिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके कुछ नहीं पाया मैंने तुमको पाकर। जी अपराजिता जी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह आपको मिल रहा था जब बड़े हो रहे थे आप। उसके साथ ही साथ कई बार ये भी होता है ना, जब आसपास चारों तरफ इतना सारा फिल्मी माहौल हो
तो एक सलाह भी कहीं कहीं पे मिलती है कि फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती, तो कभी इस बारे में सोचा आपने? और सोचा तो क्या भारत भूषण साहब से आपने इसका जिक्र किया, कभी ये इच्छा जताई? कि मुझे फिल्मों में काम करना है जी इस बारे में। जी। हाँ, तो मैंने जो सीनियर केम्ब्रिज कर लिया था, आई वाज इन द लेवल, तो मुझे याद है कि पिताजी ने कहा कि अब क्या करना है। तो मैंने कहा, उस वक्त मैंने डरते डरते कहा था फिल्म इंस्टीट्यूट है पूना में, वहाँ पे एक्टिंग तो बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, बताओ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं। तो हम लोग बहुत डरते थे बात करने के लिए। तो उस वक्त तो बात रह गई, फिर मैंने शादी कर ली और उसके बाद मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद फिर मुझे रामायण मिली और फिर मैं उस लाइन में आ गई। तब पिताजी ने फिर कुछ नहीं कहा और मुझे याद है कि जब मुझे रामायण का रोल मिला तो मैंने कहा, मुझे देखिए कितना अच्छा रोल मंदोदरी का मिला है। तो मुझे बोले, तुम एक्टिंग करोगी? मैंने कहा हाँ। अच्छा। उसके बाद जब एपिसोड आने शुरू हो गए और मेरा एक एपिसोड जब बहुत इमोशनल हुआ और उसकी बहुत तारीफ हुई, तो मेरे पिताजी का फोन आया मुझे और उन्होंने कहा, अच्छा तो तू एक्टिंग भी कर लेती है। लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो कहते थे कि जब मैं शूटिंग पे जाता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि आपकी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया रामायण में। ही वाज वेरी प्राउड ऑफ इट आफ्टरवर्ड। वाह, हम रामायण की बात पर जरूर आएंगे और मंदोदरी के रोल का भी जिक्र करेंगे, लेकिन उसके पहले भारत भूषण साहब की अगर हम बात करें, हम वहां पहुंच गए हैं। एक दौर आया जब उन्होंने मेन जो किरदार थे वो भूमिकाएं उन्होंने करनी बंद कर दी और उसके बाद उन्होंने सह भूमिकाएं करनी शुरू की और उस दौर में उन्होंने फिल्में भी बनाई और कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई, ज्यादातर फिल्में बल्कि यूं कहें तो फ्लॉप हुई और उसकी वजह से उनको काफी माली नुकसान भी हुआ। तो वो दौर कैसा था, उसका कुछ याद है? हाँ जी, देखिए उनकी लास्ट फिल्म एज मेन लीड थी, एक तो फिल्म थी तकदीर और एक जहानारा। उसके बाद उन्होंने एक ही फिल्म बनाई, दूध का चांद। 2 फिल्में और जो साथी राउत और बसंत बहार बनाई वो उन्होंने अपने बड़े भाई आर चंद्र जी के साथ बनाई, लेकिन दूध का चांद की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ। तो मुझे याद है कि उस फिल्म की वजह से काफी मतलब बंगले गाड़ी सब कुछ जो था वो चला गया। लेकिन मैं जरूर कहूंगी राजू कि मैंने उन्हें कभी अफसोस मनाते नहीं देखा। मतलब मैंने बाद में ये कहीं पे भी सुना था कि भारत जी ने बहुत मुश्किल के दिन देखे हैं और काफी कुछ कहा गया, लेकिन he lived his life and he died in a very dignified manner। मैंने कभी उनके आंखों में आंसू नहीं देखे। इनफैक्ट मैं कभी कभी उनको बैठ के पूछती थी कि पापा जी कहते थे, मैं कहती पापा जी आप जब सब कुछ चला गया तो बहुत तकलीफ हुई होगी आपको। जब मैं बड़ी हो गई तब मैंने उनसे पूछा तो वो हंसते थे, फिर कहते थे कि तुम तो हमेशा देश साहब की फैन रही हो। तो उनका वो गाने का अंतरा याद है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो दिया उसे मैं भुलाता चला गया। तो गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। वो हमेशा कहते थे कि इस गाने के साथ से मैंने भी जीना सीखना, मुझे कोई अफसोस नहीं। बहुत खूबसूरत गाना है अपराजिता जी। जिंदगी का साथ निभाने का, फिक्र को छोड़कर जीने के हर पल का आनंद लेने का ये जो फलसफा है ये बहुत सकारात्मक है और ये सकारात्मकता उनके बारे में हमेशा रही है ना अपराजिता जी? मैंने काफी सुना कि पिछले 10 सालों कि हमने भारत जी को बसेज में घूमते हुए देखा। उन्होंने वॉचमैन की नौकरी की। किसी ने कहा कि लास्ट में उनको ट्रक में बॉडी को रखा गया और मुझे बहुत तकलीफ होती है सुन के कि क्यों ऐसा लोग कहते हैं, क्यों नहीं उनकी अच्छी बातें याद रखते हैं। और लास्ट में जब वो गए, वो अपने खुद के घर में गए हैं। उनका एक 3 बेडरूम हॉल फ्लैट था मलाड में और मेरी जो बड़ी बहन थी राजू, उनका नाम अनुराधा था जी, और वो चल नहीं सकती थी, शी वॉज ऑलवेज ऑन द बेड। उनको वो देवलाली में, जो नासिक के पास एक जगह है देवलाली में, वहां उसे एक अलग घर में रखा था उन्होंने। तो आप ये बात सोचिए कि जब भारत जी 2 घर संभाल रहे हैं तो उन्हें बसेज में घूमने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। और वो अपने खुद के घर में गए हैं। हाँ, गाड़ियां नहीं थी, वो शूटिंग जब जाते थे तो वो टैक्सी लेके जाते थे। कभी कदा अगर टैक्सी नहीं मिली तो वो इतने पंक्चुअल थे कि रिक्शा भी ली है उन्होंने, बस तो उन्होंने कभी नहीं ली, और वॉचमैन की नौकरी। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगी राजू कि
जब लोग ऐसा कहते तो मेरे दिल में बात आती कि क्या जो लोग वॉचमैन की नौकरी करते हैं क्या वो छोटे हो जाते हैं, जो लोग बसेस में घूमते हैं क्या वो छोटे हो जाते हैं। तो ये सब रूमर्स है, लेकिन ठीक है, मुझे ज्यादा मतलब इससे वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को उनकी अच्छी बातें भी याद करनी चाहिए। काश वो लिख देते कि बैजू बावरा 2 साल राजू एक ही थिएटर से नहीं उतरी बॉम्बे में, 2 साल, मुझे याद है वो रिकॉर्ड ब्रेक। उन्होंने मिर्जा गालिब की स्क्रीनिंग जवाहरलाल नेहरू जी के साथ देखी थी, सुरैया जी के साथ बैठकर, उन्हें गोल्ड मेडल अवार्ड मिला था। तो ये भी तो बातें याद रख सकते हैं ना हम। बिल्कुल, मिर्जा गालिब का जिक्र हुआ है और बहुत ही यादगार फिल्म रही। इसमें सुरैया जी के साथ उनका रोल जबरदस्त, फिल्म कभी ना भूलने वाली फिल्म। उससे जुड़ी कोई और याद है आपके जहन में? जी, मिर्जा गालिब का मुझे ये याद है कि उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी पिताजी की, क्योंकि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, तो उन्हें वो शेरवानी पहनना और वो बिल्कुल सूट कर गया था, वो पूरा जो मिर्जा गालिब जी की पर्सनैलिटी थी, है ना। और क्योंकि उनकी उर्दू अच्छी थी तो सब लोग कहते थे कि जो उसमें उन्होंने डायलॉग बोले हैं और वो सब, तो लगता नहीं है कि वो फोर्स है कि उन्हें सिखाया गया है, तो वो पूरा मिर्जा गालिब के रोल में वो समा गए थे उसमें। और वो घर में जब भी वो गजलें लगाते थे तो हम सब साथ में मिलके, हम मुझे मीनिंग समझाते थे कि देखो इस गाने, और सुरैया जी के साथ उनकी मतलब बहुत अच्छी मतलब वो अदाकारी हुई इस फिल्म में। सुन लेते हैं इस फिल्म का एक गाना। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, ये गाना बहुत प्यारा है ना। अपराजिता जी, हमने बहुत सारी बातें की और भारत भूषण साहब की कई फिल्मों का जिक्र हुआ। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी? मुझे उनकी फिल्म बसंत बहार बहुत पसंद है। बैजू बावरा तो बहुत पसंद है, ये मेरी 2 फेवरेट हैं, बैजू बावरा और बसंत बहार। क्योंकि बसंत बहार उसके गाने और जिस तरह से मेरे पिताजी ने उस रोल को निभाया है बहुत प्यारा मुझे लगा। ये 2 मेरी फेवरेट हैं। और बसंत बहार में जो वो एक गाना है जो लास्ट में गाते हैं, दुनिया न भाई मोहे अब तो बुला ले, चरणों में, वो मुझे बहुत पसंद है। अपराजिता जी, भारत भूषण साहब एक सितारे के रूप में लगातार चमकते रहे और उन्होंने अपने फैंस के दिलों पर राज किया, लेकिन एक पिता के रूप में वो कैसे थे? ऐसे एक पिता थे जो अपने बच्चों में उनकी जान थी। वो सुपरस्टार थे, लेकिन जैसे वक्त मिलता था वो अपने बच्चों को इतना प्यार देते थे, हम 2 बहनों को, क्योंकि मेरी बड़ी बहन हमेशा बीमार रहती थी, एक तो उनकी फिक्र उनको बहुत रहती थी, और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी किताबें लेकर बैठ जाते थे, मेरी पढ़ाई पे ध्यान देते थे, मुझे सिखाते थे कि संस्कार क्या है। और ये चीजें मैं कभी नहीं भूलूंगी राजू, कि आज जो कुछ भी हूँ मैं, वो मेरे पिताजी की वजह से हूँ, क्योंकि वो मुझे सिखाते थे कि जिंदगी से कैसे लड़ना है। मुझे कहते थे कभी हार नहीं मानना। और मैंने उन्हें अभिनेता से ज्यादा जो इंसान के रूप में देखा है। जब वो उनका सब कुछ चला गया, बंगले चले गए, गाड़ियां चली गई, शायद कोई इंसान टूट जाता, लेकिन मैंने उस वक्त देखा कि अपनी किताबें लेकर बैठ जाया करते थे, अपना संगीत लेकर बैठ जाया करते थे, और मुझे एक ही बात हमेशा कहते थे कि देखना, अगर इंसान के आर्ट से प्यार हो, अगर उसे लर्निंग से प्यार है, अगर वो स्पिरिचुअली ग्राउंडेड है, तो वो कभी अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेगा, वो अपने आप को वो टूटेगा नहीं। और एक पिता होने के नाते उन्होंने ये सारी चीजें मुझे सिखाई है जो आज तक मुझे राजू याद है। मुझे अपराजिता जी, आपके साथ भारत भूषण साहब की स्मृतियों की धार में डूबते उतराते कितना वक्त बीत गया पता ही नहीं चला, और अभी भी लग रहा है कि कुछ और बातें होती जाएं, लेकिन वक्त कह रहा है कि अभी कार्यक्रम को यहीं हम विराम दें। लेकिन और जो तमाम सारी बातें हैं उनके साथ हम मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय। याद रखिएगा आज के मेहमान कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अपराजिता भूषण से राजुल अशोक की बातचीत का पहला भाग। अपराजिता जाने माने अभिनेता भारत भूषण की सुपुत्री हैं। संयोजन जुबैर खान का था, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आज के मेहमान कार्यक्रम में आज ही के दिन अगले हफ्ते प्रसारित किया जाएगा।
आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ